Today we are going to start a new chapter, that is quantitative analysis. In this chapter we'll study about the mass spectrometry. जो जनरल यूजेस होते हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन होती है मास स्पेक्ट्रोमेट्री की, वो हम ऑलरेडी क्लास जो हमारी 11th थी उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. ये बहुत यूज़फुल टूल है टू एनालाइज द नंबर ऑफ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंसेस. यहाँ पे हमारे फर्स्ट टॉपिक जो है, हाउ टू एनालाइज द नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स एंड देयर रिलेटिव अबंडेंस. किस तरह से हम आइसोटोप्स को, उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस होती है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. द नंबर ऑफ पीक्स दैट अपीयर ऑन प्रॉपर m into z value in the mass spectrum tells us about the number of isotopes. For example, 2 peaks are seen in mass spectrum of chlorine, which shows that there are 2 isotopes of chlorine. Similarly, 3 peaks in the hydrogen spectrum tells us about the 3 isotopes. तो जितनी पीक्स आती हैं उसी अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि कितने जो है वो नंबर ऑफ़ आइसोटोप्स. अब इसके हाइड्रोजन की 3 पीक्स आई हैं तो हमारे पास 3 आइसोटोप्स हाइड्रोजन के प्रेजेंट होंगे, जो प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्रीटियम. हाइट ऑफ पीक्स जो होती हैं वो हमें किसके बारे में बताती है, रिलेटिव अबंडेंसेस ऑफ ईच आइसोटोप इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज हमें बताती है. कैलकुलेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास. रिलेटिव एटॉमिक मास की कैलकुलेशन किस तरह से की जाती है, summation mass number into isotope abundance divided by 100. For example, the study of boron that has the atomic number 5 spectrum tells the number of isotopes with relative abundances of isotopes are as follows. Mass number of boron 10 है, relative abundance जो है 19.90% है, mass number जो है वो 11 है. तो relative abundance कितनी होगी B11 की 80.10. ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला हमने ही कैलकुलेट किया. अभी मैं आपको इसको बताती हूँ. देखें, सबसे पहले आपने क्या करना है, मास नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया है विद किसके साथ, 19.90 विच इज़ द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ बोरॉन. ठीक है, उसके बाद ये 11 का, अगर B11 का फाइंड करना है तो मास नंबर 11 को मल्टीप्लाई करेंगे हम उसकी रिलेटिव अबंडेंस के साथ विच इज़ 80.10. ठीक है, तो हमारे पास उसको डिवाइड दोनों को इस तरह से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे 100 के साथ. तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा 10.801 AMU. ठीक है, ओके. नाउ वी हैव द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास बाय मॉलिक्यूलर आयन पीक. तो मॉलिक्यूलर मास को डिटर्मिन किस तरह से करना है, मॉलिक्यूलर आयन पीक को देख के. द फर्स्ट थिंग टू डू इज़ टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर आयन पीक. द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज़ द पीक इन अ मास स्पेक्ट्रम दैट रिप्रेजेंट्स द मॉलिक्यूलर आयन. द मॉलिक्यूलर आयन पीक इज़ द पॉइंट विद द लार्जेस्ट मास टू चार्ज रेशियो. ओके, सबसे पहले आपने मॉलिक्यूलर पीक को जो है वो क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है कि सबसे जो आपकी लार्जेस्ट पीक होगी ना वो आपकी मॉलिक्यूलर आयन पीक होगी. And excluding any peaks caused by the presence of heavier isotopes. Then you check the mass into Z ratio of the molecular ion peak. Another important characteristic peak of a compound mass spectrum is base peak. The base peak is due to the most abundant ion of the molecule, which gives abundance of 100. The peak corresponding to the most abundant ion is the base peak. The value of m by Z of the molecular ion peak is equal to the molecular mass, because most of the ions carry +1 charge. If isotopes are present with greater mass but less reactive abundance, their peaks will arise at a greater m by Z. For example, if an organic compound has C13 isotope, a smaller peak at +1, okay, m into Z greater than the molecular ion peak. तो बेसिकली यहाँ पर उसने दो तरह की पीक्स का जिक्र किया है, एक हमारी मॉलिक्यूलर आयन है, दूसरी हमारी बेस पीक है. ठीक है, मॉलिक्यूलर आयन पीक जो होती है वो तो वो होगी ना जो सबसे लार्जेस्ट जिसके मास टू साइज रेशो होगा. बेस पीक वो होगी जो मोस्ट अबंडेंट आयन की वजह से आएगी. ठीक है, तो यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि इफ़ आइसोटोप्स आर प्रेजेंट विद ग्रेटर मास बस लीस्ट रिएक्टिव अबंडेंस. ठीक है, मास तो ज़्यादा हो लेकिन रिएक्टिव अबंडेंस कम हो.
So their peaks will rise at greater m into z. For example, if an organic compound which is C13 isotope a smaller peak at m plus 1 mass by z greater than the molecular ion peak. ओके अब यहाँ पे हम देखते हैं ये वाली पीक जो है वो हमारे पास m प्लस 1 पीक है, ठीक है, ये वाली। अब ये देखें ये हाईएस्ट पॉइंट पे आ रही है, ठीक है, यहाँ पे, और इसको हम बेस आइन पीक भी कह रहे हैं। सो दैट्स अबाउट दिस डिटर्मिनेशन ऑफ पीक्स। एक और एग्जांपल है, उससे मज़ीद क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल द मॉलिक्यूलर आयन और हैवीएस्ट पीक फॉर हेक्सेन अपीयर्स एट 86 m by z. Let us explain the mass spectrum of the ethene molecule. In the figure, the molecular ion peak appears at m by z is equal to 28, which is equal to the molecular mass of ethene. The peak at 29 is the m plus 1 peak due to one carbon in ethene, that is C13. अच्छा ये वाली जो पीक है ये स्मॉलर है, यहाँ पे इसने बनाई भी नहीं है, आई डोंट नो वाई, बट यहाँ पे एक पीक आएगी, ठीक है, इस तरह से एक पीक आएगी, और ये पीक जो है ये स्मॉलर पीक है। यहाँ पे मैं बनाने की कोशिश करती हूँ इसको, ठीक है, इस वजह से थोड़ी सी इसमें कन्फ्यूजन आ रही थी। सो मैं यहाँ पे इसको ड्रॉ कर देती हूँ कि यहाँ पे एक स्मॉल पीक भी है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारी m प्लस 1 पीक होगी और ये कौन सी पोजीशन पे, 29th पे, ठीक है, किस पे है, 29th पे। तो यहाँ पे वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो पीक्स आ रही हैं, ठीक है, एक जैसे हैवीएस्ट पीक जो है वो 86 पे आ रही है, ठीक है, और उसके अलावा एक पीक जो आ रही है वो आ रही है आपकी ठीक है यहाँ से ये 86 पे, इधर से अगर हम चले ना आगे की तरफ तो ये 86 पे आ रही है, ठीक है, और वहाँ से अगर मॉलिक्यूलर आयन पीक देखें तो वो 28 है, ठीक है। तो रिलेटिव इंटेंसिटी कितनी है इसकी, हाईएस्ट की 86, और जो यहाँ पे पीक की जो आयन पीक जो है वो अगर मैस ओवर जी की बात करें तो 28 पे आ रही है। द पीक एट 29 इज़ द m प्लस 1 पीक ड्यू टू 1 कार्बन, एक ही कार्बन की वजह से पीक आ रही है, ठीक है, C13 वाली की वजह से। इसकी अबंडेंस कितनी है, 1%। द पीक इज़ एट m by z30 is the m plus 2 peak due to the presence of both carbons and carbon 13 in ethene. m plus 2 peak usually much smaller than m plus 1 and m peaks. ठीक है जी, वो कह रहा है कि वो उससे भी ज़्यादा छोटी है, m plus 2। ये C2 plus m minus 2 m minus 2, okay. The other peaks are formed by all those fragment ions formed during the process of mass spectrometry. So बेसिक यहाँ पे जिसने बात की हुई जितनी ज़्यादा रिलेटिव अबंडेंसेस होंगी ना, ठीक है, तो उतनी क्या होगी आपकी पीक ज़्यादा आएगी, ठीक है, ज़्यादा हाइट पे होगी, लार्ज होगी। आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूलर बाय फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। अच्छा जी, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न क्या है। बाय द इम्पैक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन गन ऑन टू द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल अंडरगोस फ्रेगमेंटेशन। डिसोसिएशन बेसिकली ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। सो ये भी हमारे पास क्या है, फ्रेगमेंटेशन पैटर्न। मॉलिक्यूल जो है वो अंडरगो करता है फ्रेगमेंटेशन को, डिसोसिएशन होती है इसके अंदर, ठीक है। So among the fragments only cations are carried to the detector in the mass spectrum of n pentane. Usually the fragments of m by z is equal to 15 and m by z is equal to 14
are formed corresponding to CH3 plus methyl cation. Similarly, M/Z29 peak also appears, which represents ethyl cation, and M/Z43 for the propyl cation. तो यहाँ पे क्या होता है कि फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं, ठीक है, क्या होता है, डिसोसिएशन हो जाती है फंक्शनल ग्रुप्स की। अब यहाँ पे जैसे हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में देखें डिफरेंट केटाइंस हमारे पास आए हुए हैं। ये एक केटाइन है, ये केटाइन है, ठीक है, सारे डिफरेंट केटाइंस हैं, तो अपनी डिफरेंट पीक्स जो है वो शो कर रहे हैं डिफरेंट पोजीशंस पे। 41 पीक जो है इज फॉर्म बाय 2 हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम प्रोपाइल केटाइन टू फॉर्म प्रोपाइल केटाइन, प्रोपाइलिन केटाइन। In the above fragmentation pattern of N-pentane given in the figure shows that molecular ion peak is formed at M/Z equal to 72. तो यहाँ पे डिफरेंट फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, ठीक है, और उसकी वजह से डिफरेंट पीक्स हमारे पास आ रही हैं। अब यहाँ पे ये फ्रेगमेंटेशन पैटर्न उसने बताया हुआ है कि जैसे ये वाला हमारे पास पहला एक कंपाउंड है, इलेक्ट्रॉन इसमें हमने जब एक ऐड हुआ, ठीक है, तो ये हमारे पास एक केटाइन बन गया, ठीक है। तो आगे फर्दर क्या हो रहा है कि ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन हुई इसकी मज़ीद, ठीक है, और ये हमारे पास डिफरेंट पीक्स आ गई हैं, ठीक है, रीअरेंजमेंट की है, बेसिकली रिएक्शंस हुए हैं और डिफरेंट जो है ना वो हमारे पास केटाइंस बने हैं, कार्बोकेटाइंस बने हैं, तो उनकी पीक्स जो है वो डिफरेंट पोजीशंस पे आ गई हैं। हाइड्रोक्सिल की जैसे पीक है वो M17 पे आ रही है, इस तरह से। अब डिडक्शन ऑफ कार्बन नंबर इन अ मॉलिक्यूल, number of carbon atoms equal to 100 into abundance of M1 peak divided by 1.1 into abundance of M plus peak। अब यहाँ पे नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स अगर हमें गिवन है, हमें फाइंड करने हैं, ठीक है, तो हमने क्या करना होगा, जैसे अब determine the molecular formula of a molecule with the molecular ion peak of relative abundance 27.32%, M plus 1 peak with the relative abundance 2.10%। तो हमने 100 के साथ मल्टीप्लाई करना है पहले abundance ऑफ M plus 1 को, और उसके बाद 1.1 को मल्टीप्लाई करना है 27.3, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 6.94, अप्रॉक्सीमेटली 7 के इक्वल है। इस तरह से हम कार्बन नंबर जो पीक को देखें हम कार्बन नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। अब इसी तरह से क्लोरीन और ब्रोमीन के मॉलिक्यूल की प्रेजेंस को कैसे डिडक्ट करना है। बोथ क्लोरीन एंड ब्रोमीन हैव कंसिडरेबल रिलेटिव अबंडेंस। तो क्लोरीन क्या है, मॉलिकुलर आयन पीक ऑफ क्लोरीन अपीयर्स एट M/Z35 ड्यू टू ग्रेटर रिलेटिव अबंडेंस। वी गेट एन एडिशनल पीक ऑफ 1/3 हाइट एट M plus 2। सो हैवी आइसोटोप है क्लोरीन 37 का विद द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 24.23। द हाइट ऑफ दिस पीक कन्फर्म्स द प्रेजेंस ऑफ क्लोरीन। सो इस पीक से हमें पता चलता है कि इसमें क्लोरीन जो है वो प्रेजेंट है। Above spectrum of chloromethane shows the molecular ion peak at 50 which is equivalent to molecular mass. So another considerable peak at 52 represents the presence of heavy isotope. Bromine की अगर हम बात करें तो 2 isotopes of bromine 79, 81 had relative abundances of 50.50 and 49.50. So we should get molecular ion peak at 79 and their peak is 81. This is M plus 2 peak. तो दो तरह की पीक्स आ रही हैं, एक जो है वो जो आपका है आइसोटोप उसकी पीक आ रही है, दूसरी जो अदर हैवी आइसोटोप उसकी पीक आएगी, ठीक है। सो यहाँ पे ये देख लें आप ब्रोमीन की आपको यहाँ पे पीक्स नज़र आ रही होंगी, ठीक है, एक 79 पे आई है, दूसरी आपकी 81 पे है, ठीक है, ये वाली। सो इस तरह से ये हमारी मैथ स्पेक्ट्रोस्कोपी में पीक्स आती हैं, उनको स्टडी किया जाता है। सो आई होप आपको समझ आ गई होगी इस लेक्चर की। थैंक्स फॉर लिसनिंग।